नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश और उसके क्षेत्र। देखेंगे विद्युत उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। विद्युत में जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युतमय कहते हैं। वैद्युत आवेश की बात करते हैं। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक कूलाम जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका बीमी सूत्र mL/T/A। आगे देखेंगे चालक तथा विद्युत रोधी। पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला चालक, दूसरा विद्युत रोधी, तीसरा अर्धचालक। पहला इसमें देखेंगे चालक। जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेशों को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। दूसरा विद्युत रोधी। जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेशों को बहने नहीं देते हैं उसे विद्युत रोधी कहते हैं। आगे देखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। आगे नेक्स्ट इसी में हेडिंग की बात करते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। देखेंगे सभी मुक्त आवेश परिणाम में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q बराबर NE, जहाँ N कोई धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात N बराबर +1, +2 या 3 भी। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक भौतिकी शास्त्री हैं चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया था। नियम क्या है देखते हैं। नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसकी गणितीय व्याख्या देखेंगे। से मान लेंगे Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है और इन पे लगने वाला बल F है। तो कूलाम के नियम से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा F प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी दोनों मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पर F K कांस्टेंट लेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 r²। समीकरण 1 बना लेंगे, जहाँ ये K एक अनुपातिक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्य की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। एसआई मात्रक यानी एसआई मात्रकों में यदि आवेशों के बीच का माध्य मुक्त निर्वात या वायु में हो तो K बराबर 1/4πε0, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप है। समीकरण में एक K का मान रखने में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। दूसरा समीकरण बनाएंगे, यहाँ ε0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से मान रखने पर टोटली कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। समीकरण 2 में मान रख देंगे, F इक्वल टू 9 10⁹ Q1 Q2 r² न्यूटन, यानी 1/4πε0 का मान हमने रख दिया था, हमें प्राप्त हुआ वही F इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपन r² न्यूटन। एकांक आवेश में देखेंगे एसआई मात्रकों में। इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। F इक्वल टू 1/K Q1 Q2 अपन r² इन न्यूटन, यानी
कि मतलब हमने अभी देखा था कांस्टेंट के लिया था इस सूत्र में, यदि F इक्वल टू 9.9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन्स, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q रख देंगे। Q1 Q2 की जगह हम अगर Q रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी Q इक्वल टू ±1। अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या y में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आगे देखेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। मान लिया कि उनके परिमाण के दो आवेश एक दूसरे के अर्ध पर स्थित हैं। यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या y हो तो उनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ही समीकरण 1 बना लेंगे इसे, जहाँ ε0 निर्वात या y की वैद्युतशीलता है। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या y के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम में हो तो उनके बीच लगने वाला बल F1 इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 r²। दूसरा समीकरण इसको बनाएंगे, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर F/F1 इक्वल टू ε0। हम तीसरा समीकरण माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या y विद्युतशीलता ε0 के अनुपात को उस माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता εr अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यहाँ से K इक्वल टू ε0 इक्वल टू εr। चौथा समीकरण इसमें हो जाएगा। समीकरण 3 में मान रखने पर K इक्वल टू F/F1। अतः निर्वात या y में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी रैखिक चालक पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इस स्थिति में चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर है। मान लिया L लंबाई के रैखिक चालक पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। इस चालक की DL लंबाई के अवयव पर आवेश की मात्रा dq है, तब रैखिक आवेश का घनत्व। यहाँ से फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ दूरी r Q0 है और इसमें एक रैखिक लंबाई लिया गया है रैखिक चालक L। तब यहाँ लैम्ब्डा इक्वल टू सिंबल देख सकते हैं, यहाँ इक्वल टू dq/dl या dq इक्वल टू लैम्ब्डा dl। पहला समीकरण। पृष्ठ आवेश वितरण। दूसरा हेडिंग देखेंगे इसी में, जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं या सिग्मा। इसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। मान लो कि किसी चालक में पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, इसके किसी अवयव ds पर आवेश की मात्रा dq है, तब आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq/ds। पहले समीकरण dq इक्वल टू सिग्मा ds। आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। SI मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब है। माना किसी चालक का आयतन भी है तो उसमें आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। यदि उसके अवयव आयतन dV में आवेश की मात्रा dq हो तो
आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, यानी डी क्यू इक्वल टू रो डी डी वी। फिगर में आप देख सकते हैं इसमें Q0 और R दिए, वेक्टर R दिए इसमें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परिचय आवेश Q0 बोले को अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू एफ अपान Q0, और इसको अदिश रूप में देखेंगे तो E अपान एफ बटे Q0 दूसरा समीकरण। इस प्रकार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परिचय धनावेश पर लगने वाला बल और परिचय धनावेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, मात्रक निकालेंगे तो यहाँ मिल जाएगा E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब बीमी सूत्र यहाँ से देख सकते हैं, बीमी सूत्र हमें मिल जाएगा ml t पर -3 पावर -3 a पर पावर -1। अब आगे देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लिया किसी बिंदु O पर Q आवेश रखा है, इस आवेश पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया इस बिंदु पर P एक परिचर आवेश Q0 रखा है, तब कूलम के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपन R²। पहला समीकरण देख लें जहाँ पर K माध्यम का वैद्युतांक है, पैरावैद्युतांक है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0। समीकरण 1 में F का मान रखने पर हमें मिल जाएगा सदिश रूप में मिल जाएगा नीचे, यानी E इक्वल टू 1/4πε0 के Q बटे R²। वेक्टर R, जहाँ वेक्टर R O से P की दिशा में एकांक सदिश है। यदि आवेश y या निर्वात में स्थित हो तो k का मान 1 रखेंगे। यहाँ के एक मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपन R²। सदिश रूपण में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। अब आगे देखेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा देखेंगे एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। तीसरा विद्युत क्षेत्र में रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चौथा देखेंगे दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। पांचवा देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकोड़ने का प्रयास करती है, अतः विजातीय आवेशों को आकर्षण होता है। विजातीय आवेश जो होते हैं उसमें आकर्षण होता है। 6 नंबर इसमें देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 7वां इसमें देखेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाओं चालक के अंतर से वो नहीं गुजरती हैं, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। 8वां प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट अर्थात सघन होती हैं तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात विरल होती हैं। यहाँ फिगर में देख सकते हैं। आगे देखते हैं विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। देख सकते हैं इस तरह का काल्पनिक रेखा खींचा हुआ वक्र बना हुआ है। आगे देखेंगे इसी में स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना देखेंगे कि इसमें कंपेयर किया हुआ है, तुलना किया हुआ है। अंतर देखते हैं इसमें स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता देखते हैं। यह इसमें स्थिर वैद्युत बल में यह बल के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है और गुरुत्वाकर्षण बल में देखेंगे यह भी बलों के व्युत्क्रम वर्ग के पालन करता है। इसमें देखेंगे
यह बल निर्वात में भी लगता है और गुरुत्वाकर्षण में यह बल भी निर्वात में लगता है। स्थिर वैद्युत बल में देखेंगे यह एक संरक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल में देखेंगे यह भी एक संरक्षी बल है। चौथा देखेंगे इसमें स्थिर वैद्युत बल में यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल में देखेंगे यह भी केंद्रीय बल है जो समान द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। अभी तक ये समानता था, अब देखेंगे इसमें असमानता। देखेंगे स्थिर वैद्युत वाले में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। अब इसमें देखेंगे असमानता में गुरुत्वाकर्षण बल में दो पिंडों के बीच लगने वाला सद आकर्षण बल होता है। इसमें दूसरा देखेंगे इस बल का मान आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल इस बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसमें देखिए तीसरा यह बल प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण में यह दुर्बल बल होता है। ये था इसमें अंतर। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें आवेश दो ले सकते हैं, +q और -q। इसमें दूरी है इसमें 2a। देख सकते हैं N2S2O2 आदि से अणु होते हैं जिनमें आवेश और ऋणावेश के केंद्र समपाती होते हैं। उदाहरण इसमें दूसरा देख सकते हैं H2O HCl NS। तो ऐसे अणु जिनके धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र समपाती नहीं होते हैं। अब आगे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश पर द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें दो आवेश ले रहे हैं, +q -q आवेशों के निर्मित वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P = q × 2a यानी 2qa सदिश रूप में मिल जाएगा हमें वेक्टर के रूप में। देख सकते हैं एकांक सदिश में दिखाया हुआ है यहाँ पर। आगे देखेंगे इसमें इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसी दिशा ऋणावेश के धनावेश की द्विध्रुव के अक्ष के अंतरिक्ष होती है। मात्रक भी देख सकते हैं, सही मात्रक कूलॉम मीटर है। बीमी सूत्र आप यहाँ से देख सकते हैं m0LTA। आगे बात करते हैं इसमें अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति। देख सकते हैं माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो q +q और -q आवेश से मिलकर बना है। इस माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इनके बीच की अल्प दूरी 2 है। मान लो इसमें केंद्र O से प्लस जो पॉइंट है O से प्लस q आवेश की दूरी पर एक अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ जो बिंदु O है और यहाँ से q + q आवेश है और r इसमें देख रहे हैं आप। यहाँ पर r ऊपर है, इन दूरी है जो अच्छी स्थिति में, और एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बिंदु P पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें ही निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखेंगे हम ये हम ऊपर देख चुके हैं E = 1/4πε0 के, यानी ए पी की दिशा में देख रहे हैं। यहाँ पर हमें देख रहा है ए मिल रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु P जहाँ पर हमें इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर हमें ए पी स्क्वायर मिल रहा है। तो यानी ए पी के अंदर निकाल रहे हैं, किंतु ए पी = OP - OA = R - A अथवा E1 हमें मिल जाएगा 1/4πε0 के, यानी कि Q बटे R - A होल स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे कंडीशन में भी हम देख सकते हैं, यानी PB से यहाँ फिगर में देख सकते हैं PB से, यानी हमें यहाँ से लेकर के P से और B तक के बीच की यहाँ देखना है, इनके अनुदिश में निकालना है। तो हमें मिल जाएगा BP = यहाँ से हम देख सकते हैं BP = OP + OB। इन दूरी यानी R मिलेगा और क्या मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं R मिल रहा और क्या मिल रहा, R मिल रहा हमें और क्या मिल रहा, A मिल रहा है। एक यहाँ से 2a है तो इसमें से a हमें 2a है, इसमें 2a है। एक यहाँ है, एक
यहाँ, यानी यहाँ से हम दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है आर प्लस ए, ई टू इक्वल टू यानी 1/4 के यानी क्यू अपन आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, यानी यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इक्वल टू यानी E1 माइनस E2, यानी ए पी के अंदर से यहाँ से दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, E1 में से E2 को माइनस करने के बाद हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे नीचे की, यानी इन दोनों को होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ये आर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तोड़ेंगे प्लस यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर तोड़ने के बाद हमें तिरियक इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर भी हमें ऐसे होल स्क्वायर खोलने के बाद कट जाएगा, हमें मिल जाएगा नहीं 4RA ए मिल जाएगा। नीचे हमें मिल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पी इक्वल टू हमें मिला था वहाँ 2Q, ये द्विध्रुव आगुड़ में मिला था, उसको यहाँ हम रख सकते हैं। रखने के बाद हमें मिल जाए 2PR मिल जाएगा। अब ए पी के अंदर सदिश रूप में निकाल लेंगे, इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 2PR यानी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर देखेंगे, जहाँ पी देख रहे हैं यहाँ इसका आकार छोटा है अर्थात बिंदु पी की दूरी अधिक है, यानी ए और आर के देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए को क्या कर रहे हैं, नग्न मान लिए, क्या कर दिया उसको छोटा है, बहुत छोटा है, तो ई बराबर में मिल जाएगा 1/4πε0 के 2p अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देख दीजिए सदिश रूप में भी हमें मिल जाए मान इक्वेशन 4 में, और निर्वात एक के का मान एक रख देंगे, तो यहाँ के का मान के को हट जाएगा। अब इसकी यानी हमें मिल जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 यानी 2p अपन आर क्यू। ये अच्छी स्थिति में विद्युत का एक व्यंजक है। मेन सूत्र हमें मिल गया यहाँ पर। अनुप्रस्थ स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में इसी प्रकार इस पर भी देखेंगे हम। ए भी एक विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव है जो Q प्लस Q, अब Q प्लस में माइनस में अब इसको निर्मित है, क्योंकि इसकी दूरी अब 2a है, तो देखेंगे वो इसके पॉइंट से यहाँ भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी हम निकाल सकते हैं। सेम इसमें है, पी भी है, ए पी है, जैसे उसमें हमने देखा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, इसमें E1 cos थीटा और क्षैतिज E1 sin थीटा ले लेंगे। इसमें देख रहे हैं E1 इक्वल टू E2 घटक का विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, किंतु क्षैतिज घटक के एक होने के आपस में जुड़ जाते हैं। यानी मिल जाएगा इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू 2 E1 cos थीटा, E1 और इक्वल टू E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q एपी स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ से देखेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने के बाद नहीं, फिगर में देख सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने पर ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए पी इक्वल टू कड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यानी यहाँ से स्पष्ट होती है निरक्षीय स्थिति में एक द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश को ऋण आवेश की अर्थात वैद्युत आवेश द्विध्रुव आवेश के विपरीत दिशा में होती है। अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में छोटे वैद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्रों की तुलना अच्छी स्थिति में एक छोटे द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 2p आर क्यू। समीकरण यहाँ दूसरा समीकरण भी देख सकते हैं। समीकरण 1 कर दो, E1 प्लस E2 इक्वल टू E1 इक्वल टू 2E2। यहाँ से स्पष्ट होता है नहीं कि अच्छी स्थिति में किसी भी छोटी वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तुलना में दुगुना होता है। समीकरण 1 में मान रख दिए। यहाँ से मान रखने पर अगर समीकरण 1 मान रखेंगे तो हमें इतना मिलेगा। फिर इसमें देखें वैद्युत द्विध्रुव आगुड़ का फार्मूला हमें पहले मिला है, उसको रखने पर सदिश रूपण में हमें मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से ए आर जो क्यू मिल रहा है, यानी क्यू इसमें देख रहे हैं ए वाला हमें जो मिला ए पोर्शन, ए जो एक दूरी था उसमें 2a, उसमें से एक ए मिल रहा है, यानी आर से बहुत क्या छोटा ले लेंगे। यहाँ पे जब तुलना में बहुत छोटा कर सकते, इसलिए आर को वहाँ से ख़त्म करके मिल जाएगा हमें इक्वल टू 1/4πε0 p/r क्यू। सदिश रूप में मिल गया। इन व्यंजक में निरक्षीय स्थिति मिल गई।
एक अच्छी स्थिति मिल गया। दोनों स्थिति की यहाँ देख सकते हैं, तुलना हम कर सकते हैं। तुलना में आप देख सकते हैं इसमें बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, इसमें अक्ष के लंब समद्विभाजक होता है, इसमें निरक्षी स्थिति में तुलना करें दोगुना होता है, इसमें निरक्षी में अच्छी में दोगुना होता है, इसमें निरक्षी में आधा होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होती है, इसमें भी एक विपरीत द्विध्रुव आघूर्ण होता है संपूर्ण में। इसी में देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म निकालना है। एक AB एक द्विध्रुव मान ले रहे हैं, Q1 की Q प्लस Q और माइनस Q एक द्विध्रुव ले 2L दूरी पर स्थित है। तो एक समान X, इसी प्रकार आप इसको भी डेरिवेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र की E के कारण Q आवेश में एक बल लगेगा QE। इसमें रेखा भिन्न भिन्न होगा, कार्य बल युग्म कार्य अलग अलग लग रहे हैं। घुमाकर इसमें क्षेत्र में एक समांतर लाने का प्रयास, बल युग्म को लाने का प्रयास किया गया। एक बल है, फिर दोनों के बीच लंबवत दूरी निकालेंगे टाउ से। इसमें टाउ का सिंबल यूज करके यानी QE इंटू AC पहला समीकरण बना करके यानी साइन थीटा कॉस थीटा का मान भी निकालेंगे। इसमें टोटली हमें मिल जाएगा लास्ट में टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। और इसमें कंडीशन देखेंगे थीटा इक्वल टू 0 अंश हो तो कंडीशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे टाउ इक्वल टू PE हो जाएगा 180 अंश होगा, तो टाउ इक्वल टू 0 दोनों का स्थायी और संतुलन में होगा। फिर यहाँ पर एक समान द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया का सेम वही प्रोसेस टाउ में ही उसी का मान रखेंगे, यानी P द्विध्रुव आघूर्ण है एक वैद्युत द्विध्रुव में किसी क्षेत्र में इस प्रकार लाया गया है। देख सकते हैं यहाँ भी समाकलन करने पर, यहाँ पर समाकलन करेंगे Q2 से Q1 तक समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा W इक्वल टू PE कास थीटा 1 और कास थीटा 2। यहाँ से एक व्यंजक मिल जाएगा, यही उसका व्यंजक है, कार्य के लिए व्यंजक है। थीटा Q2 के Q1 Q2 के 0 मान सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की स्थिति की ऊर्जा के लिए यहाँ देख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव स्थिति में कारण उसके संचित ऊर्जा को विद्युत स्थिति ऊर्जा करते हैं। स्थिति ऊर्जा एनर्जी भी देख ली इसमें टाउ से PE साइन थीटा। यहाँ भी समाकलन करेंगे Q1 Q2 करके P साइन थीटा DQ से मान मिल जाएगा। यहाँ से कंडीशन रखेंगे अपना, इसमें द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा मिल जाएगा U इक्वल टू माइनस PE कास थीटा मिल जाएगा। ये व्यंजक हमें निकालना था, ऊर्जा के लिए व्यंजक हमें मिल जाएगा U इक्वल टू माइनस PE एक सदिश रूप में मिल जाएगा। हमें विशेष कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है 0 अंश से 90 अंश और 180 अंश दिया है। हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट है गॉस फॉर्मूला। कार्ल फ्रीडरिश गॉस ने एक किसी आवेश को उसके कारण किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाले वैद्युत संबंधित दर्शाने वाले एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी व्युत्पत्ति देख सकते हैं किस तरह का इसका निगमन हुआ है, डेरिवेशन आप देख सकते हैं इसमें। और फिगर एक अविलंब लिया, इसमें P यानी फिगर अविलंब डाला हुआ है। यहाँ से इसको निकालने के बाद EDS कास थीटा मान रखने पर इसको फाई से समाकलन करेंगे। बंद समाकलन करने पर हमें मान मिल जाएगा इसमें